साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीपीसी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज उसी कड़ी में हम लोग जो टेस्ट देखेंगे यह पीसीएस मंत्रा जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये फुल टेस्ट है, मतलब कि पूरे सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को और नेक्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन को। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस क्षेत्र के विकास हेतु मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो स्टार्टअप्स के विकास के लिए देखिए, मार्ग का जो पूरा नाम है वो है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ग्रोथ। ठीक है, यह पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों, कार्यों और पृष्ठभूमि के स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की शुरुआत सुविधा प्रदान करेगा। अगला है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एपीईडीए किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये आपका जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों के खाते में अवशेष सीएसआर राशि को कितने वर्षों के भीतर अनिवार्यता खर्च करने संबंधी नियम लागू किए गए हैं? तो अनिवार्यता 3 वर्षों के भीतर खर्च करना होगा। एन एस विश्वनाथन पैनल किस प्रकार के बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित किया गया है? तो ये शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए जो है इसको गठित किया गया है। और अभी हाल ही में इसने जो है अपनी सिफारिशों को आरबीआई को सौंपा था और इसकी सिफारिशों के आधार पर आपके शहरी सहकारी बैंकों के विनियामकी ढांचे को संशोधित किया गया है। अगला है, हाल ही में नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किस संस्थान के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? किसके स्थान पर? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर। अब जो कार्य पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो करता था वो कार्य अब जो है आपका वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो करेगी और इसको यह संस्थान वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईटी के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन सा है? तो यह है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई तथा उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक सीएफपीआई इसको जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है तथा लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को जो है आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत कौन सा है? तो यह है उधार और अन्य देयताएं। इसके जरिए 34% मिलता है और जीएसटी के जरिए जो है 17% मिलता है, 17%, और निगम कर और आयकर दोनों से 15% मिलता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव हरित क्रांति का परिणाम नहीं है? देखिए, हरित क्रांति के दुष्प्रभावों में मृदा उत्पादकता में ह्रास, पर्यावरणीय क्षति, भौम जल स्तर निम्नीकरण ये सभी शामिल, परंतु इसमें छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी ये शामिल नहीं है। तो देखिए, इनके मध्य आय असमानता में कमी नहीं हुई बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही हुई है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति किस दशक में प्रारंभ हुई तो आप अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए आपका सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन कनेक्टिविटी शामिल, परंतु सिंचाई स्वास्थ्य शामिल नहीं है। देखिए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2005 में 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 घटक शामिल किए गए। 6 घटक जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर था। तो ये 6 घटकों में सिंचाई है, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क, आवासन तथा हाउसिंग और टेलीफोन कनेक्टिविटी शामिल थी। इसमें स्वास्थ्य शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से किस संस्था को विश्व बैंक की रियायती खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक है आईडीए, इसे कहा जाता है। यह एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अत्यंत निम्न ब्याज दरों पर लंबी अवधि हेतु गरीब देशों को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए धन मुहैया कराता है, इसलिए इसे विश्व बैंक की रियायती खिड़की कहा जाता है। अगला है, बेसल मानदंडों के बारे में क्या सही है? यह बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियमों के लिए जारी मापदंड है, ये कथन सही है। अब तक बेसल मानदंडों के 4 समुच्चय जारी किए जा चुके हैं, नहीं 3 समुच्चय जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, 1988, 2004 और 2010 में। आगे चलते हैं, तो इसमें आपका पहला सही है, दूसरा
गलत। तो क्या सही नहीं है बताना, तो दूसरा सही नहीं है, बी ऑप्शन। अगला है, भारत में बैगनी क्रांति पर्पल रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये लेवेंडर के उत्पादन से संबंधित है। भारत में बैगनी क्रांति कश्मीर हिमालय में लेवेंडर के उत्पादन संबंधित, जिसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अरोमा मिशन के अधीन प्रारंभ किया गया है। अगला है, सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट GEP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? तो पहला, सकल पर्यावरण उत्पाद किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात वन जल निकाय आदि द्वारा उस क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल वार्षिक मूल्य होता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा सकल पर्यावरण उत्पाद की गणना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, ये दोनों कथन आपके सही, कोई भी गलत नहीं, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इसे जुलाई 2007 में लागू किया गया था, ये कथन सही है। दूसरा, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, कर व्यवस्था जो भारत में एकीकृत सामान्य बाजार यूनिफाइड कॉमन मार्केट के रूप में स्थापित करता है, ये भी सही है। यह एक उद्गम आधारित कर अर्थात ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, जो एक एकल कर सिंगल टैक्स के रूप में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ये एक गंतव्य आधारित डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने वाले राज्यों के बजाय बिक्री वाले राज्यों से वसूला जाता है। तो सी वाला गलत है। इसके सफल संचालन GST परिषद की व्यवस्था की गई, ये सही है। अगला है, वेंचर कैपिटल के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करें, दो कथन दिए गए। वेंचर कैपिटल उच्च विकास दर और प्रतिफल रिटर्न की संभावना वाले स्टार्टअप और छोटे व्यवसायियों को प्रदान किए जाने वाला इक्विटी निवेश है, सही है। वेंचर कैपिटल वित्तीय रूप से अतिरिक्त तकनीकी या प्रबंधकीय कुशलता के रूप में भी हो सकती है, दो के दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन 1 और 2। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के श्रम बल लेबर फोर्स में कौन शामिल होता है? तो इसमें रोजगार प्राप्त आबादी और रोजगार चाहने वाले और सक्रिय रूप से कार्य तलाश रहे जो बेरोजगार है वो शामिल होते हैं, ये दोनों शामिल होंगे। तो 1 और 2, रोजगार न चाहने वाले बेरोजगार इसमें शामिल नहीं होंगे। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के श्रम बल में वैधानिक आयु के निम्नलिखित दो श्रेणियों के व्यक्ति शामिल होते हैं। पहला, जो नियोजित हैं रोजगार में, और दूसरा जो रोजगार चाहने वाले सक्रिय रूप से कार्य तलाश रहे बेरोजगार। आगे चलते हैं, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है। इसने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, सही है। दीवाने बंदगान। दूसरा, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये भी सही है। इसकी विद्वता कारण इसे अपने युग का अरस्तु कहा गया, नहीं, इसे अरस्तु नहीं कहा गया, इसे अपने युग का अकबर कहा गया। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक को जो है, तुगलक को उसकी विद्वता के कारण सल्तनत युग का अरस्तु कहा गया था। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्न में से सल्तनत के किस शासक ने अल्लाह का प्रतिनिधि का खिताब धारण किया? मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने, ये दिल्ली का पहला सल्तनत था जिसने खलीफतुल्लाह मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि की उपाधि धारण की और इसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया। इसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि ग्रहण कर दिल्ली सल्तनत की संप्रभुता प्रकट की थी। अगला है, गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार किए, तीन कथन। इसने निर्णयों में एकरूपता के लिए विधि संहिता का निर्माण कराया, सही है। इसने सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया, सही है। सर्वप्रथम तो कराया था, परंतु सबसे अधिक नहरों का निर्माण जो है वो फिरोज तुगलक ने कराया था। वहीं दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य गयासुद्दीन तुगलक का था, नहीं, सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, ए ऑप्शन। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में भूमि अनुदान देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, सल्तनत काल में व्यवस्थित रूप से इक्ता प्रणाली शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है, जबकि फिरोज शाह तुगलक का शासन आते आते इक्ता पर केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होने लगा और फिरोज शाह ने भूमि अनुदान की प्रथा को पुनर्जीवित किया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने घरी और चराई नामक कर लगाए, ये कथन आपका सही है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गृह कर समाप्त कर दिया था, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए थे, उसी में से इसने घरी और चराई नामक दो कर लगाए। जबकि मुगल काल में औरंगजेब ने अपने समय में लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया, जिसमें पानदारी, राहदारी और नगरीय गृहकर भी शामिल था। निम्न से किस मुगल सूबेदार ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर दीवार में चुनवा दिया था? तो ये वजीर खान, किसने किया था? वजीर खान ने। सूबेदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह।
अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चार कथनों में से अकबर के समय मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था, ये कथन सही है। बैरम खान ने वजीर के पद पर रहते हुए स्वयं शाही निर्णय लेना शुरू कर दिया था, ये दोनों कथन सही है। तीसरा, मीर बख्शी राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, नहीं, मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, तो सी वाला सही नहीं है। मीरे आतिश तोप खाने का प्रमुख होता था, ये सही है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तीन कथन दिए गए हैं, तीन कथन बताना कौन सत्य है। शिवाजी ने जिंजी को अपना दक्षिण भारत की राजधानी को अपनी दक्षिण भारत की राजधानी बनाया, सही है। इन्होंने काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया, ये भी सही है। मराठा प्रशासन में आमत्य प्रधानमंत्री होता था, नहीं, पेशवा प्रधानमंत्री होता था। आमत्य नहीं, आमत्य अथवा मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ए ऑप्शन। निम्न में से कहाँ पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की रचना की थी, स्थापना की थी? तो डिंडीगुल में। कहाँ पे? डिंडीगुल में 1755 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तीन कथन दिए गए हैं और बताना कौन सही है। द्वैत शासन का जनक लियोनिस क्वार्टिस को माना जाता है, सही है। वारेन हेस्टिंग के समय श्वेत विद्रोह हुआ, नहीं। रॉबर्ट क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेजों सैनिकों ने सैन्य भत्ता कम किए जाने के कारण विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है, तो दूसरा गलत है। तो तीसरा, कानवालिस की समाज गाजीपुर में, ये सही है, तो पहला तीसरा सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न घटनाओं में से कौन सा विलियम बेंटिक से संबंधित है? देखिए, सती प्रथा का अंत और दास्ता उन्मूलन का अधिनियम, ये विलियम बेंटिक से संबंधित है। जबकि सिंध का विलय जो है ये 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था, और यह जो इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड एलनबरो था, तो पहला दूसरा सही है, ये ऑप्शन। अगला है, मानक्रीफ आयोग का संबंध निम्न से किससे था? तो सिंचाई से था। मानक्रीफ आयोग का संबंध सिंचाई से था। इसका गठन वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय किया गया। कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग और एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग का गठन किया था। निम्न में से कौन सा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है? इसमें किसान को भूस्वामी माना गया, सही है। लगान अदायगी के लिए सूर्यास्त कानून लगाया गया, नहीं, ये जो है सूर्यास्त कानून वाला ये स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, तो बी वाला सही नहीं है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के बारामहल से की गई, सही है। यह भारत के सर्वाधिक भूभाग पर लागू किया गया था, 51% पर, ठीक है, तो ये सही है। तत्या टोपे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, सही है। 1857 के विद्रोह में इन्होंने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था, ये भी सही है। ग्वालियर के पतन के बाद वे कानपुर चले गए, नहीं, ये नेपाल चले गए थे, जहाँ जमींदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण इन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। निम्न में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाड़े को। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए, इसमें अलीपुर बम षड्यंत्र जो है 1908 में होता है। इसके बाद आप दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस पे आ जाइए, 1912 में होता है। फिर आपका काकोरी ट्रेन कांड डकैती जो होती है ये 1925 में होती है। और फिर चटगांव शस्त्रागार छापा जो है ये अप्रैल 1930 में, और डलहौजी स्क्वायर बम कांड जो है ये आपका अगस्त 1930 में। तो आपका यहाँ पे अलीपुर षड्यंत्र पहला 1, फिर आपका दिल्ली लाहौर षड्यंत्र 5, फिर आपका काकोरी 3, फिर चटगांव 2, और फिर आपका डलहौजी वाला 4। तो 15324 अर्थात सी ऑप्शन। अगला है, कम्युनल अवार्ड प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था किससे? तो भारत में पृथक निर्वाचनों के अनुमोदन करने से, ठीक है। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। अगला है, किस घटना के कारण गांधी जी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो नोआखाली दंगों को शांत कराने के कारण। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, और पूर्वी बंगाल का नोआखाली जिला जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन प्लान की भेंट चढ़ गया, और बड़े पैमाने पर यहाँ दंगा हुआ। तो इस दंगों को रोकने के लिए गांधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप जो है माउंटबेटन ने इन्हें वन मैन आर्मी कहा या बाउंड्री फोर्स कहा था। नदी और इसके उद्गम स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बंदरपूछ हिमनद यमुना नदी, बारह सिगरी हिमनद चेनाब नदी, मिलाप हिमनद मंदाकिनी नदी, नहीं, मिलाप हिमनद से मंदाकिनी नहीं निकलती। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ के निकट चोराबाड़ी हिमनद से होता है, जबकि सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो यह है काली मिट्टी। अगला है,
37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी या नदियाँ नर्मदा की नदी की सहायक नदी या नदियाँ हैं? तो शेर नदी, दूधी नदी, शक्कर नदी, तवा नदी, बरना नदी, ये सभी के सभी इसकी सहायक हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील नहीं है? देखिए वेम्बनाड, चिल्का, अष्टमुडी, ये लैगून झील, परंतु पेरियार झील जो है ये आपकी पेरियार झील केरल में स्थित है और यह एक कृत्रिम झील है, लैगून झील नहीं है। जबकि वेम्बनाड झील केरल राज्य की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। यह झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है तथा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अष्टमुडी झील केरल राज्य में स्थित एक लैगून झील है और केरल में लैगून को जो है कयाल के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, भी सही है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये कथन गलत है। भारत की मुख्य भूमि का नहीं, पूरे मतलब संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार ये है, जिसमें द्वीप सहित शामिल है। जबकि ये केवल मुख्य भूमि की बात करेंगे तो वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मलाज खंड जो कोयले के लिए नहीं है, मलाज खंड जो है आपका मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, तो ये सही नहीं है। बैलाडीला या लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए कर्नाटक में है। नवेली तमिलनाडु लिग्नाइट के लिए सही है। भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी है। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, खनिज और खनन क्षेत्र, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो तांबे का खनन क्षेत्र कौन सा है? खेतड़ी 4 से मिलाइए। लौह अयस्क का कुद्रेमुख 1 से मिलाइए। मैग्नीज का बालाघाट 2 से मिलाइए। अभ्रक का कोरडमा 3 से मिला दीजिए। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? चिरवितिया ला, ये मणिपुर में नहीं, देखिए चिरवितिया ला जो दर्रा है इसे माना दर्रा या डुंगरी ला भी कहते हैं, या दर्रा कहते हैं। ये आपका कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ठीक है, मणिपुर में नहीं है। तो पहला वाला सही नहीं। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, चांगला दर्रा लद्दाख, यांगची दीवान दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए लैमाटोल पर्वत श्रेणी जो है ये नागालैंड में नहीं है बल्कि मणिपुर में है, ठीक है, ये आपका मणिपुर में है। कार्डम पहाड़ियाँ केरल में है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में। ग्वालीगढ़ पहाड़ी महाराष्ट्र में सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन की संज्ञा दी जाती है? तो मिजोरम को। किसको? मिजोरम को। यह मुलायम और असंगठित चट्टानों से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? चंबल नदी या चंबल नदी परियोजना जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बांध हैं, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। इसमें इंदिरा सागर बांध नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? देखिए क्लोरीन जीवाणु को नष्ट करने के लिए, पोटेशियम ब्रोमाइड नींद वाली दवा के रूप में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपस्फोटन रोधी एंटी नॉकिंग यौगिक के निर्माण में नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जो है दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है और इसे बुझा चूना कहते हैं। अपस्फोटन रोधी यौगिक अर्थात एंटी नॉकिंग जो कंपाउंड है इसके रूप में जो है सोडियम का प्रयोग किया जाता है, तो सी वाला सही नहीं है। मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिंग सोडा के निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन निर्माण में, दवा निर्माण में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग गैसों के अवशोषण में किया जाता है। विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन के साथ आर्गन एक अक्रिय गैस होती है, इसको भरा जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है। अमोनियम क्लोराइड शुष्क बैटरियों में प्रयुक्त होती है। पोटेशियम परमैंगनेट कीटाणुनाशक के रूप में। सिलिकॉन कार्बाइड पेट्रोलियम शुद्धिकरण में। तो देखिए आपका सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। इसे कार्बोरेडम या कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है, तो डी वाला सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु की मात्रा मानव शरीर में बढ़ने पर विल्सन नामक रोग हो जाता है? तो
तांबे की मात्रा बढ़ने पर। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विषयों का विभाजन 2 सूचियों में कर दिया गया, नहीं 3 सूचियों में किया गया, तो पहला गलत हो गया, जैसा 3 सूचियों में अभी भी है। संघ, राज्य और समवर्तीय अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई, सही है, अब केंद्र को दी गई हैं। इसने केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ किया, द्वैध शासन का आरंभ किया, ये सही है। तो यहाँ पर पहला गलत, दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, सही है। दूसरा, कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया, नहीं, ये कथन आपका गलत है। देखिए, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त भागों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी संविधान सभाएं, मतलब 2 संविधान सभाओं की मांग जो है मुस्लिम लीग ने की थी, जिसको कैबिनेट मिशन ने नहीं माना था। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन। निम्न कथनों पर में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे 4 है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सही है। किसी धर्म विशेष को राज्य का धर्म नहीं माना गया, ये भी सही है। संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, नहीं, मूल संविधान में नहीं था। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो सी वाला सही नहीं है। डी, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, सही है। संविधान के नीति निषेध तत्वों के संबंध में निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 42 में नहीं है, 40 में है, तो पहला वाला सही नहीं है। 42 में काम की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाओं का उपबंध है। वहीं 44 में समान नागरिक संहिता है और 45 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की सुविधा दी गई है? तो प्रबंधन की सुविधा 26 में है। देखिए, भारतीय संविधान में 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 25 में अंतःकरणता धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता है, 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता है, 27 किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने की स्वतंत्रता है, 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों तथा उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो संविधान के प्रति अनादर दिखाने पर। भारत के बाहर 5 वर्षों से अधिक समय तक रहने पर नहीं, 5 वर्षों से अधिक समय नहीं, 7 वर्षों से अधिक समय, ठीक है, तब जा सकती है। नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी देश में 1 वर्ष की कैद होने पर, 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष की कैद होने पर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विशेषता है? तो मौलिक अधिकार असीमित है, नहीं, ये केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं, नागरिक और अनागरिक मतलब विदेशों के लिए भी उपलब्ध है। ये न्यायोचित, हाँ ये न्यायोचित है, ठीक है, तो सी वाला सही है। मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। संविधान में वर्णित राज्य की परिभाषा में शामिल है संसद, राज्य विधानमंडल, ग्राम पंचायत इत्यादि, सबके सब शामिल हैं। और राज्य की जो परिभाषा है वो संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था? तो कुल 8 का इन्होंने सुझाव दिया था, जबकि बाद में 10 शामिल किए गए और फिर बाद में जो है एक और शामिल किया गया, तो वर्तमान में 11 हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई? तो नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सभी के सभी, डी ऑप्शन। कोई संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आर्टिकल 368 के तहत जो है, जिसमें संविधान संशोधन की बात की गई है, ये लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान में के निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। हमें बताना उपयुक्त में से 3 में से कौन सा संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और विधि का शासन, ये सभी के सभी मूल संरचना के तत्व हैं। संसदीय शासन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। संसदीय शासन की, तो देखिए प्रधानमंत्री का इसमें नेतृत्व होता है, सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सही है। मंत्रियों की दोहरी सदस्यता होती है, ये भी सही है। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है, यहाँ पे 3 के तीनों सही है, तो 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघात्मक सरकार से संबंधित नहीं है? देखिए, संघात्मक सरकार में या तो सरकार संघात्मक होगी या तो एकात्मक होगी। संघात्मक सरकार में दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, ये गुण है, परंतु लचीला संविधान इसका गुण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कठोर संविधान इसका गुण है, तो डी वाला सही नहीं है। केंद्र राज्य विधायी संबंधों का वर्णन जो है अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 245 से 255 में है, संविधान के भाग 11 में। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है, सही है। या केंद्र राज्य के मध्य विवादों की जांच करता है, ये भी सही है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी सही है। नहीं, यहाँ पे बी वाला जो है केंद्र राज्य के मध्य संबंध विवादों की जांच करता नहीं, यह राज्यों के मध्य जो है, विभिन्न राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होता है उनकी जाँच करता है, तो बी वाला सही नहीं है। डी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से सदस्य होते हैं, सही है।
निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, तीन के तीनों सही है, तो डी ऑप्शन अगला है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, डी ऑप्शन। ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 82 तक था, ठीक है। जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, ये राष्ट्रपति बनने के पूर्व 2 बार उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति दो बार जो है निर्विरोध ही चुने गए थे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, तो ये आपका अनुच्छेद 67 में, 67 में। 63 में ये कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 65 में भारत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, ये कहा गया है। और 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है? वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने या सत्रावसान करने का परामर्श देता है, सही है। वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने संबंधी परामर्श दे सकता है, ये भी सही है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, ये भी सही है, डी ऑप्शन। अगला है, 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। लोथल के उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन थे? SR राव, 2 से मिलाइए। चंद हुदड़ो के जो है मैके, 3 से मिलाइए। धौला बीरा के RS विष्ट थे, 1 से मिलाइए। राखी गढ़ी के सूरजभान थे, 4 से मिला दीजिए, तो 2314 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस ब्राह्मण में कहा गया है कि सूर्य ना कभी उदित होता है ना कभी अस्त? ऐतरेय ब्राह्मण, ये ऐतरेय ब्राह्मण में गोपद ब्राह्मण में भी कहा गया है, ठीक है। ऐतरेय और गोपद दोनों में कहा गया है। आगे बात करते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं। बुद्ध ने उर्वेला में तपस्सम एवं मलविक नामक 2 बंजारों को अपना उपासक बनाया था, सही है। उर्वेला जिसे बोध गया भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, बेड़ुवन बुद्ध को प्राप्त होने वाला प्रथम विहार था, ये भी सही है आपका। और ये बेड़ुवन जो है बिम्बसार ने दान किया था, ये बेड़ुवन बिम्बसार ने दान किया था। यहाँ पे 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।